नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीम सचान। तर्कश में आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। भूमि बिल, भूमि अध्यादेश को लेकर जिस तरीके की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ऐसा लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई सत्ताधारी दल और विरोधी दलों के बीच में है। इस मुद्दे को लेकर क्यों इतनी ज्यादा तीखी बयानबाजी हो रही है? देखिए, एक तो ये जो बिल हम लेके आए हैं भूमि अधिग्रहण पे संशोधन का, ये देश की सबसे बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। आज भी 68% लोग गांव में हैं और ज्यादातर खेती बाड़ी ही उनका कारोबार है। और जो भी, जैसे आपने कहा कि राजनीति क्यों हो रही है या विपक्ष के लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 68-70% आबादी होगी, वहां कोई ना कोई इसको राजनीतिक रूप देके फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात अगर समझ आ जाए देश के राजनीतिक नेताओं को और दलों को कि देश हित और किसान हित अलग अलग नहीं हो सकते। अगर किसान हित को हम सुरक्षित रखें तो देश हित सुरक्षित रहेगा। और हमने जो भी किया है, जो भी प्रावधान किए हैं, जिसमें संशोधन किया गया है, वो सिर्फ इसी बात को लेके हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं बाधा ना हो, और बाधा हो तो उसको दूर किया जाए। और जहां तक किसान के हितों की बात है, क्योंकि भूमि से जितना प्रेम किसान को है, शायद उसको अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं होगा। तो हम इस बात को भी समझते हैं कि उसके हितों पे भी कोई आघात ना पहुंचे। और हमें इस बात का एहसास है कि अगर किन्हीं कारणों से उसकी भूमि का अधिग्रहण होता भी है तो उसको पुनर्स्थापना और पुनर्वास और उसके साथ जो कंपनसेशन की बात है, मुआवजे की बात है, वो भी बाजार भाव का होना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, 2013, मुझे अच्छी तरह याद है, 29 अगस्त जब लोकसभा से ये पारित हुआ था, 4 सितंबर 2013 जब राज्यसभा ने इसे पास किया, दोनों ही सदनों में एक तरीके से सर्वसम्मत के साथ, और विरोध की अगर मैं बात करूं, महज एक विरोध में वोट पड़ा था शायद राज्यसभा में, और 19 विरोध मत पड़े थे राज्यसभा में और एक लोकसभा में। उस वक्त में ऐसा लगा था कि तमाम दल, जो तमाम प्रावधान हैं उसको लेकर सही हैं, सजग थे, उन्होंने संशोधन कराए, और एक ऐसा बिल जिस पर एक आम राय बनी, उसको बदलने की जरूरत 2 साल के अंदर क्यों पड़ रही है? देखिए, अगर इस बात की तुलना मैं इससे करूं कि जब देश का संविधान बना बाबा भीमराव अंबेडकर जी की निगरानी में, तो उस संविधान की संरचना में पूरा देश की सहमति थी, कोई डिसेंट नहीं था। और समय के साथ साथ अब उसमें 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं। और ये प्रकृति का नियम है। आप आज कुछ सोचते हैं, कल कोई स्थिति आती है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए संशोधन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप ये कहें कि उस समय सारा विपक्ष भी और ट्रेजरी बेंचेस ने मिलकर ऐसा किया था, सही बात है, हम भी मानते हैं इस बात को। और आज भी हम ये कहते हैं कि उस बिल के अंदर जो संशोधन हो वो बेहतरी के लिए हो, इम्प्रोवाइजेशन के लिए हो, किसान के हित को सुरक्षित रखते हुए हो, देश की प्रगति को एक कंटिन्यूटी हो प्रगति में। इन चीजों का ही महत्व है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। लेकिन 2013 में अगर तमामपक्षी दल उस बिल के साथ खड़े थे, तो 2015 में आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मैंने बता दिया आपको। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है ये किसान विरोधी दिख रही है, सरकार कॉर्पोरेट का फायदा कराने के लिए संशोधन कराना चाह रही है। देखिए, सरकार, अगर आप सही माने और वो भी विपक्षी जो सदस्य हैं वो भी इस बात को एहसास करें, प्रधानमंत्री जी ने भी सदन के पटल पे, सदन में ये कहा है कि हम किसान की भूमि किसी गैर सरकारी को नहीं देंगे। ये निश्चित
करके किसान को सोचना चाहिए। और मैंने भी ये बात स्पष्ट की है कि ये सोच, यानी ये तो कुछ भी नहीं। जहां तक हमारे खिलाफ प्रचार किया गया उसकी तो सब सीमाएं लांघ दी। यानी मैं तो गांव का हूं, गांव में जाते थे तो लोग कहते थे कि सुना है ऐसा बिल आ रहा है जो पास होते ही सब जमीनें किसानों की सरकारी हो जाएंगी। यानी इस तरह का प्रचार करना, ये देखिए स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी तरीके की बात करें और उससे देश का अहित हो या किसान का अहित हो। ये मनोवृत्ति हमें, डेमोक्रेसी का मैच्योर होना ही इस बात का सबूत है कि हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे एक आम सहमति बनाए। क्यों हमने आम सहमति बनाई इंश्योरेंस बिल पे? वही कांग्रेस है, वो उसमें तो कहा कि हमारा बिल था इसलिए हम सपोर्ट करेंगे। आज जो बिल 2013 का, क्या ये उनका नहीं है जो उन्होंने एक्ट बनाया? उसमें फिर विरोधाभास क्यों? कोल बिल पे कुछ पार्टियों को छोड़ के सारा विपक्ष कोल बिल के पक्ष में खड़ा रहा, क्योंकि एक ऐसे चीज को का पर्दा उठा कि जिससे लगा कि हाँ ये जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपया ऑक्शन से, सिर्फ 40-42 माइंस को ऑक्शन करके अगर देश को मिलता है और वो सारे का सारा पैसा उन राज्य सरकारों को जाता है जिनके यहाँ ये कोयला उपलब्ध है। क्योंकि इस माइंस और मिनरल बिल पे क्यों सहमति बनी? तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है माइन मिनरल्स पे ज्यादा वोट प्रभावित नहीं करती हो। आप कह रहे वोट की राजनीति, ये वोट की राजनीति है और क्या है। लेकिन विपक्ष कहता है कि संसद जो है वो सभी राज्यों को और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसे में संसद में अगर तमाम पार्टियां किसी एक बात को लेकर सरकार के खिलाफ खड़ी हैं तो सरकार को अपने जिद पर न रहकर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या सरकार पुनर्विचार करेगी? मैं तो बिल्कुल ये बात कह रहा हूं कि जो वो हमारे को सीख दे रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं लेके आइए। कोई किसान संगठन पे किसी पे अच्छे सुझाव हैं लेके आइए। आप एक राजनीतिक तौर पे कोई किसान के हित में कोई बात करना चाहते हैं, उनको हमारे को, लेकिन सिर्फ इसलिए, यानी कांग्रेस ने ये तय कर लिया कि किसी भी स्थिति में 2013 के बिल पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई प्रावधान उसका संशोधित नहीं होना चाहिए। अगर ये माइंड सेट हमारा है तो मैं ये कहता हूं कि 130 साल पुरानी एक राजनीतिक पार्टी का इस तरीके से सोच तो बहुत ही, मैं ये कहता हूं कि इस सोच से तो उनकी इमेच्योरिटी झलकती है। जी चौधरी साहब, मैं एक एक करके अब मैं उन तमाम पॉइंट्स पर आऊंगा इस बिल के जिनको लेकर सरकार पर आरोप लग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप बारी बारी से उनका जवाब दें और बताएं आम जनता की कि असल में सरकार का रुख है क्या। पहला जो मसला है जिसको लेकर सबसे ज्यादा आरोप है वो है किसानों की सहमति यानी कंसेंट को लेकर। कहा यह जा रहा है कि जो 2013 का कानून था उसमें 70% किसानों की सहमति जरूरी थी। सरकार ने इस क्लॉज को नए बिल में हटा दिया है या फिर उसको माइल्ड कर दिया गया है? नहीं, ना तो माइल्ड किया ना हटाया। ये जरूर है जो 5 और महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा, सिक्योरिटी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऐसी चीजें जो कॉमन पर्पसेस की हैं, उनको हमने जोड़ा है। 13 ऐसे बिल थे, ऐसे कानून थे इस देश के जिन पे ये 2013 का कानून लागू नहीं होता था। इसका मतलब ये था उन 13 बिलों में अगर कोई भूमि अधिग्रहण होएगी उन 13 एक्ट्स में, तो उस भूमि अधिग्रहण में ना तो रीसेटलमेंट का प्रोविजन होगा, ना रिहेबिलिटेशन का होगा, ना जो मापदंड कंपनसेशन के मुआवजे के तय किए गए हैं उनका होगा। हमने उनको जोड़ा क्योंकि डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2014 तक। अगर हम इन 13 कानूनों को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो इनको आजादी होगी। उसमें मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण करना, उसमें नेवल जो बेस हैं उनके लिए भूमि अधिग्रहण करना, उसमें डिफेंस इंस्टॉलेशन के लिए भूमि अधिग्रहण करना, रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण, इन पे कोई नहीं था। तो हमने इसमें जोड़ के किसानों के हितों को सुरक्षित किया है। और इसीलिए जो कंसेंट क्लॉज की जो बात है उसमें
जो आज भी मैं ये कहता हूं कि जो प्राइवेट किसी की कोई भूमि अधिग्रहण होगी प्राइवेट कंपनी के लिए या प्राइवेट संस्था को, उसमें वही 70 और 80% का सहमति का है, उसमें उसको नहीं हमने छेड़ा है। आप कहेंगे जो सरकारी मैं कहूं कि एक विकास के लिए जो सरकारी सिस्टम डेवलप किया जाएगा उसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम हो रहा है, क्या वहां पर वो लागू होगा कंसेंट? प्राइवेट पार्टनरशिप और बिल्कुल एक्सक्लूसिवली प्राइवेट। हमने तो ये भी कहा है कि एक उसमें जो संशोधन किया है, पहले प्राइवेट कंपनी शब्द का इस्तेमाल किया था 2013 के एक्ट में, हमने उसकी परिभाषा को बदला, हमने प्राइवेट एंटिटी शब्द का इस्तेमाल किया ताकि उसका लाभ कोई दूसरे, जैसे किसी ने ट्रस्ट बना दिया तो उसका लाभ उठा लेंगे वो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो नहीं है ना, ट्रस्ट नहीं है, सोसाइटी भी नहीं है, तो उनको सबको मिलाया इसमें। तो इस पे भी बहुत लोगों को एतराज था, लेकिन जब बात समझाई गई तो बीजेडी भी है और दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने इस बात को समझा और कहा कि बिल्कुल ये किसान के हित में है और होना चाहिए। चलिए मैं दूसरे एक और आरोप पर आता हूं, वो है कि 2013 के कानून में इस तरह का प्रावधान था कि अगर 5 साल तक किसी जमीन का या तो मुआवजा न मिला या फिर उस पर अगर काम शुरू नहीं होता हो तो वो जमीन वापस किसानों के पास जाने का एक रास्ता खुलता था। आरोप ये है आपकी सरकार पर कि आपने उस रास्ते को बंद कर दिया है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? देखिए 2013 के एक्ट में सेक्शन 24(2) में ये था कि जो भूमि अधिग्रहण हुई है किसी काम के लिए और वो काम शुरू नहीं हो सका किसी वजह से, तो 5 साल के बाद वो या तो लैंड बैंक में चली जाएगी या किसान को वापस मिल जाएगी। उसमें जो संशोधन किया गया है वो सिर्फ इतना किया गया है कि देखिए मेरी 10 एकड़ जमीन का भूमि अधिग्रहण हुआ, 4 साल तक तो उस पे काम भी नहीं शुरू हुआ और मैंने भी कुछ नहीं किया। 4 साल के बाद मैंने अदालत में जाके स्टे ऑर्डर ले लिया या इंजंक्शन ले लिया और वो स्टे ऑर्डर मेरा 6 साल तक चलता रहा। तो मैं ये कहूंगा कि जी 10 साल हो गए, अब मेरे को भूमि वापस दो। तो हमने ये कहा कि जो अदालत का जिसमें स्टे है उस समय सीमा उस समय सीमा को घटा के अगर 5 साल बनते हैं तो उसका हक बनता है। अदरवाइज तो अब जिसको काम शुरू करना है वो उसको तो एकदम ये कहा जाएगा नहीं भाई आप नहीं शुरू कर सकते क्योंकि इसमें तो अदालत का स्टे है। तो ये इस क्लॉज में हमने सिर्फ इतना परिवर्तन किया कि अदालत में अगर कोई अड़चन है या अदालत की ओर से कोई कार्रवाई तो उसको उस समय सीमा में न जोड़ा जाए। हाँ। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि अदालत जाने का रास्ता भी सरकार ने बंद कर दिया किसानों के लिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए एक तो आप ये मान के चलिए कि जो अधिग्रहण है वो किसी काम के लिए, आज आपको कोई नहर निकालनी है, सारे इलाके की सहमति है और कोई 2 आदमी स्टे लेके बैठ जाएं तो जो किसान को 6 साल तक अटका के रखेंगे उस स्टे की वजह से, उसके सारे लाभ को आपने छीन लिया। तो हम हर आदमी का अधिकार है ये कि वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हर आदमी का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा सकता है। इन अधिकारों को कोई छेड़ नहीं सकता। ये तो मैंने वही कहा कि सिर्फ प्रचार, मिथ्या प्रचार करने के लिए कुछ करें। और हमने जो अब नई अमेंडमेंट आई है उसमें हमने अथॉरिटी जो डीएम जिसको बोलते हैं या डीसी बोलते हैं उसकी एक अथॉरिटी कायम की है। वहां आप अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। वो एक किस्म से एक आपका जरिया है अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस करने का। उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अदालत का रास्ता ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसको कोई कानून छीन नहीं सकता। प्रिंस जी, जो एक और आरोप है वो है सोशल असेसमेंट क्लॉज को लेकर। विपक्ष ये कह रहा है और तमाम जो संगठन है वो भी इस तरह का दावा कर रहे हैं कि इसमें एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी छेड़छाड़ की गई है जिसके चलते पुनर्वास और किसानों के हित उस तरीके से सिक्योर नहीं होते जैसे पहले थे। देखिए अगर कोई संशोधन को ठीक तरीके से देखे, पढ़े और पहला जो एक्ट है उसको भी पढ़े तो पता लगेगा
कि सोशल इम्पैक्ट का जो क्लॉज है, सेक्शन है, या फूड सिक्योरिटी है, वो राज्य सरकारों पे छोड़ दी गई है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन वेदर टू अप्लाई दोज सेक्शन और नॉट। तो इसमें हमारा बिल्कुल स्पष्ट ये है कि अगर किसी सरकार को सोशल सिक्योरिटी क्लॉज को रखना है, फूड सिक्योरिटी क्लॉज को रखना है, तो वो रखे, उसमें प्रावधान है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि जो राज्य आज इस चीज की वकालत कर रहे हैं, जो उन राज्यों में जो सरकारें हैं, नॉन एनडीए की सरकारें, वो जो जिस बात को लेके कर रही हैं बात, वो सारे की सारी पिछले साल जून के महीने में 34 राज्यों में से 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ने मीटिंग में ये कहा था कि अगर यही कानून चलता रहेगा तो जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस कानून में अतिशीघ्र संशोधन किए जाएं। और खास बात यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, केरला में कांग्रेस की सरकार थी। सब इन सरकारों ने भी एक मत से ये कहा था कि कंसेंट क्लॉज की कोई जरूरत नहीं, सोशल सिक्योरिटी के क्लॉज को देख लीजिए। हमने ये फैसला किया कि अगर ऐसा है, राज्य सरकारें सोशल सिक्योरिटी क्लॉज को इफ दे वांट टू डू अवे विद दैट कर लें, और अगर रखना है तो रखें। तो इनमें उनको पूरी स्वतंत्रता है, इसमें तो बहस करने का मुद्दा ही नहीं है कुछ भी। तो क्या ये कहा जाए कि राज्य सरकारों के आग्रह पर आपकी सरकार ने उसमें बदलाव किया, एक विकल्प दिया कि अगर आप चाहें तो उसे लागू कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर इसके बावजूद आप निशाने पर आप लोग क्यों हैं फिर? देखिए, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कंकरेंट लिस्ट में ये साफ है कि राज्य सरकारें भी जो विषय कंकरेंट लिस्ट में होंगे उन पे कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारा, क्योंकि हमारे कानून को एक मॉडल एक्ट की तरह देखा जाता है, तो ये शुरू का प्रावधान है कि राज्य सरकारें चाहे तो रखें सोशल क्लॉज को, नहीं रखें मत रखो। और दूसरा एक और है कि जो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूंगा इसमें, क्या वाकई पहले के बिल में, उस कानून में जो सिंचित भूमि थी उसको अधिग्रहण से दूर रखा गया था, बहुत ही विषम परिस्थितियों में उसको शामिल करने की बात थी, और क्या इस आपके नए कानून में ऐसा नहीं है? क्या सिंचित भूमि जो है वो अब दायरे में आ जाती है? देखिए, उसमें ये था, अगर सही आप उसकी व्याख्या करें तो जो मल्टी क्रॉप, जिसमें बहुफसली जो जमीनें हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से अधिग्रहण से बाहर रखा जाए, और अगर करनी है तो अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, विशेष परिस्थिति में उनको आप अधिग्रहण की सोच सकते हैं, वरना नहीं। और ये बात सही है, क्योंकि खाद्यान्न भी एक चीज है देश के लिए। और आप तो जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो देश के खाद्यान्नों में 70% से ज्यादा अपना हिस्सा जुटाते हैं। और मैं भी इस बात का पक्षधर हूं कि ऐसी भूमि को, ये विचारणीय है कि ऐसी भूमि को हम अधिग्रहण करने से पहले सोचें। और इसीलिए हमने ये प्रावधान है, आप अगर जो अमेंडमेंट की हैं उसमें आप देखेंगे कि एक कोशिश की जाएगी कि जो इस किस्म की भूमि है उसके अलावा जो वेस्टलैंड है या अनकल्टिवेबल, जहां खेती होती नहीं, उनको प्राथमिकता दी जाए अधिग्रहण में, ताकि खेती की जो भूमि है उसका अधिग्रहण ना हो। क्योंकि कई राज्यों ने अब लेकिन एक मिनट, लेकिन आप कहीं सड़क बनाते हैं, कहीं आप कोई नहर या रजबहा लेके आते हैं, वहां तो किसान खुद चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर 10 एकड़ भूमि में रजबहाया जाता है वो 500 एकड़ को सिंचित करेगा, तो उसको लाभ है। इसी तरह सड़क की कनेक्टिविटी वो उसको प्राथमिकता देता है। आज गांव के किसान को ये भी है कि अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए मेरे गांव में स्कूल होना जरूरी है, उसके लिए भी तैयार है वो। और लेकिन फिर भी हमने प्रावधान रखा है कि वनवासी जो क्षेत्र हैं उनमें
वहां की जो ग्राम पंचायत है या जो विलेज कम्युनिटी है, उसकी सलाह के बगैर आप भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते, शेड्यूल्ड जो एरियाज हैं। और इसी प्रकार से मैं बल्कि आपके माध्यम से किसान जो वर्ग है उसको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए कि इन सारे मामलों में उनको विश्वास में लेके होगा सब कुछ। हम साफ कर चुके हैं कि अति जरूरी स्थिति में कहीं ऐसा अगर अधिग्रहण होता है तो वो अलग बात है, वरना हाँ हमारी ये मंशा है कि जो भूमि कृषि योग्य नहीं है, जिस पे कुछ पैदा ही नहीं होता, कभी किसी ने पैदा करने की कोशिश नहीं की, या जो भूमि वेस्टलैंड हैं, उनको पहले देखा जाएगा। कोशिश ये होगी कि उन्हीं को का अधिग्रहण हो, क्योंकि कई राज्यों की ओर से ये बहस चली और एक बयान भी आए कि हमारे राज्यों में बंजर भूमि पड़ी है और हम केंद्र से अपील करते हैं कि हमसे उस जमीन को लेकर उसका जो भी इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकती है, सिंचित भूमि या बहुफसली भूमि को छोड़कर। क्या इस तरफ कोई केंद्र सरकार कदम उठाने जा रही है? मैंने बता दिया आपको, ये प्रोविजन है, इसको हमने नहीं छेड़ा। देखिए बात तो ये है कि जो 4 चीजें 5 चीजें हमने ऐड की हैं, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इस तरह की, और हाउसिंग फॉर पुअर, गरीब आदमियों के लिए मकान, ये जो है अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे भी बड़ा शोर मचा। 2 ही पॉइंट हैं, एक तो स्मार्ट सिटी को लेकर कि ये प्राइवेट लोगों को देने का एक तरीका हो सकता है, और दूसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हाँ, तो ये देखिए आप एक बात, मैं तो ये यूपीए सरकार बहुत इस बात की चर्चा करती थी कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक विकास, वो इंक्लूसिव होना चाहिए, वो एक जगह सीमित नहीं होना चाहिए, वो दूर तक जाए, रिमोट दूरगामी जो क्षेत्र है गांव के, वहां तक वो विकास जाए, उसकी झलक। ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक सड़क के साथ अगर आप दिल्ली से 100 किलोमीटर पे कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करते हो तो वो उस इलाके के विकास में बहुत बड़ी सहायता होगी। और हमने इसको भी परिभाषित कर दिया है कि उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सिर्फ सरकारी तौर पे सरकारी काम के लिए या सरकार की कोई कॉरपोरेशन वो अधिग्रहण करेंगे, किसी प्राइवेट के लिए नहीं करेंगे। और उसकी परिधि भी होगी कि 1 किलोमीटर सड़क से इधर, 1 किलोमीटर इधर। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पूरे तौर पे परिभाषित किया गया है और उसमें सरकारी तौर पे भूमि अधिग्रहण सरकार के लिए होगी, किसी प्राइवेट नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है चौधरी साहब की जिस तरीके के बदलाव हैं और जिस तरीके की विरोध की राजनीति दिख रही है, संसद से इस बिल को कैसे आप पास कराएंगे, कैसे मोहर लगेगी? देखिए ये तो मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा नहीं लगता था कि इंश्योरेंस बिल पे कोई विरोध कम होएगा, लेकिन जब ये बात महसूस की विरोधी पक्ष ने तो उन्होंने देश हित में ये फैसला किया। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी ये महसूस किया कि अगर हम सत्ता में थे तब भी हम यही बिल लेके आए थे, तो आज हम किस मुंह से ये कहेंगे कि इसको ना करो पास। इसी प्रकार से कोल बिल पे, मिनरल और माइंस बिल पे जो सहमति बनी है, वो विभिन्न राजनीतिक दलों ने उस चीज को ठीक मान के, जब राजनीतिक दलों ने उसका देखा प्रारूप आशंकाएं थी, आपने निराधार हो गई, उनका हो गया। और मुझे लगता है कि ये भी अगर राजनीतिक पहलू से कोई देखेगा तो शायद हमारा समर्थन ना करे, वरना ये देश हित के लिए है। और देश हित का मतलब ये कि अगर किसान का हित है तो देश का हित है। और मैं तो अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे हाथ से और हमारे कर्म से हम किसी किसान को इस बात के लिए हम दोषी नहीं अपने आप को ठहरा सकते कि हमने उनके विरोध में कुछ किया। जो भी संशोधन होंगे किसान हित में होंगे, और किसान हित में होंगे, देश हित में होंगे, और विकास की जो राही है उस पे चलने के लिए रास्ता तलाशना भी हमारा और देश का और देशवासियों का और राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। एक आखिरी सवाल चौधरी साहब,
क्या इस बिल को पास कराने के लिए सरकार ज्वाइंट सेशन की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, ये सबको पता है, और इस अध्यादेश को दोबारा लागू करने के लिए सत्रावसान किया गया। क्या उस विकल्प पर भी सरकार बढ़ सकती है अगर विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहता है तो? देखिए, ये तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि राज्यसभा को प्रोरोग कर दिया, सत्रावसान हो गया। हमें 5 तारीख से पहले री ऑर्डिनेंस, दोबारा से ऑर्डिनेंस लेके आना है, और जो सुझाव और जो संशोधन हमने लोकसभा में सुझाए थे बिल के अलावा, उन संशोधनों को भी साथ लेके हम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। और मुझे लगता है ऑर्डिनेंस आने के बाद सारे जो सदस्य हैं गंभीरता से इस बात को समझेंगे कि हमने बहुत से संस्थाओं के, बहुत से संगठनों के, बहुत से राजनीतिक दलों के राजनेताओं के विचारों को समाहित किया है, और एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिससे ये लगेगा कि बिल की जो सार्थकता है वो महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण। तेली साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो तर्कश के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ।